नए डिज़ाइन देखने में शानदार, प्रैक्टिकल, फंक्शनल या इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये निर्भर करता है कि इंसानों से आपको कितनी नफरत है। खेल के मैदानों जो पक्का बच्चों से नफरत करने वाले डिजाइनर ने बनाए हैं से लेकर नफरत के शोले भड़काने वाले शौचालयों तक, खराब डिजाइन की बुरी नज़र से कोई नहीं बच पाया है। तो आइए मिलकर फिर से कुछ ऐसे डिजाइनरों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें अपने कारनामों के लिए सीधे नरक में बसने की जरूरत है। क्या आपने कभी पैकेजिंग के उन प्रोडक्ट्स को खरीदा है जिनमें वो छोटी प्लास्टिक की खिड़कियां जैसी मौजूद होती हैं अंदर की एक झलक दिखाने के लिए? ये आपको दर्शन करवाता है कि आप क्या खरीद रहे हैं ना। इसी से तो आपको अंदर के माल पर भरोसा होता है। सही कह रहा हूं ना? खैर, हमेशा नहीं। जैसा कि इस बेचारे बच्चे के साथ हुआ, उससे उसके जन्मदिन के लिए शिमर इन स्पार्कल का सच में एक बड़ा शंबाला ब्रेसलेट सेट मिला, लेकिन जब उसने प्लास्टिक ट्रे को बॉक्स से बाहर निकाला तो उसके हाथ लगी ये बला। ये तो धोखा हो गया भाई। मतलब असल में इनकी मात्रा तो ना के बराबर निकली, पर बाहर की प्लास्टिक ट्रे और बॉक्स के साइज को देखकर तो कुछ और ही लग रहा था। दात तेरी की, कोई सियाने दिमाग वाला डिजाइनर इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है भाई? पहले मुझे लगा कि इसे फोटोशॉप किया गया, लेकिन नहीं। इस किट की ऑनलाइन बाकी लिस्टिंग में भी ठीक इसी तरह बस प्लास्टिक की बर्बादी हुई है। इतने धोखेबाज डिजाइन के साथ इस कंपनी को तो अपने नाम से शिम को हटाकर शैमर एंड स्पार्कल रख लेना चाहिए। जनाब, मैं सिर्फ उन अपराधों को माफ कर सकता हूं जो डिजाइनर आम प्रोडक्ट्स में करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को कतई नहीं बख्शूंगा जो अपनी पैकेजिंग को हथियार बनाकर खाने को लेकर मेरे नजरिए से खिलवाड़ करते हैं। अब जैसे कि स्वादिष्ट कोबे बीफ स्टेक को ही ले लीजिए। कोबे बीफ कोबे जापान की देन है और ये वहां के कड़क क्वालिटी वाले बीफ में से एक है, जिसकी औसत स्टेक की कीमत लगभग $200 है। लेकिन रेडिट पोस्टर रॉगी की माने तो भाई ये असल में $30 के लायक भी नहीं था। मैं हैरान हूं कि ऐसा क्यों। ओहो, अब मैं समझा। उन्होंने बस खाली हिस्से को छिपाने के लिए पैकेजिंग स्लीव का इस्तेमाल किया, जिससे ऐसा लगे कि मानो असल में इसमें हमारे अंदर से कई ज्यादा स्टेक हों। इसलिए ये एक अच्छी सौदेबाजी जैसा लगता है, जबकि आप घर पर नहीं पहुंच जाते और जैसे आप इसको खोलते हैं तो अंदर की सच्चाई देखकर आपका खून खौल उठता है। मैं शर्त लगाता हूं कि ये कोबे से तो पक्का नहीं आया था भाई। जब खाने की बात आती है तो आपको बता दूं कि मैं क्रीम चीज और सैलड बैगल से दूर रहना पसंद करता हूं, या कम से कम मुझे अभी तक तो ऐसा ही लगता था, पर इसे देखने के बाद मेरा सबसे यकीन उठ गया है। एक तरफ तो ये भरा पूरा हुआ लगता है, लेकिन जिसने भी इसको बनाया है ना, उसने चालाकी से इसे सिर्फ एक ही तरफ से भरा है ताकि ये पेट भरने वाला खाना लगे। दोस्तों, पहले ना मुझे लगता था कि मैंने दुनिया में सब कुछ देख लिया है, लेकिन अब ये देखते हुए कि मेरी मांस या डेयरी के साथ कोई दोस्ती नहीं है, तो शायद मुझे वीगन ही हो जाना चाहिए। ये वीगन कीमा कमाल के सौदे जैसा लगता है, और ये तो एक इनक्रेडिबल हैक का भी वादा करता है। या हो सकता है कि ये सिर्फ पैकेजिंग की बात कर रहा था, क्योंकि ये देखो आपको अंदर असल में कितना कीमा मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि इसे मसला क्या है। जी नहीं, नीचे मिले वैक्स पेपर से ये साबित होता है कि आपको सच में इतना ही कीमा मिलने वाला है, जैसे कि वीगन खाना पहले से एक मजाक के लिए काफी नहीं था। ओह हाँ, जोक से याद आया, अगर आप ज्यादा से ज्यादा ऐसा कंटेंट चाहते हैं जो आपका मनोरंजन करके इन्फॉर्मेशन दे, तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाने में बिल्कुल देरी ना करें। कर दिया? बढ़िया। चलते हैं डिजाइन की अगली त्रासदी की तरफ। विकलांग लोगों की जरूरतों को समझने में हमारा समाज खासा अच्छा नहीं है, और अब कमेंट्स में बहस करना शुरू करने से पहले जरा इस अविश्वसनीय डिजाइन फेल से अपनी आंखों को दावत दें। ये टैक्टाइल फर्श है जिसे रोशनी गवा चुके लोगों को सड़क पर चलने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। आइडिया बढ़िया था गुरु, पर बीच में वो बेंच बनाने की क्या जरूरत थी? बेवकूफ। विकलांगों की मदद तो दूर की बात है, मुझे लगता है कि ये रास्ता तो हमको भी विकलांग बनाने के लिए बनाया गया है। इसका भी सेम ही हाल है। जाहिरा तौर पर ये एक प्रकार का व्हील चेयर रैंप है, लेकिन मुझे इस पर रत्ती भर का विश्वास नहीं है। सबसे पहले तो इसमें इतनी ढलान है कि नीचे उतरते समय अपनी स्पीड को नियंत्रित करना नामुमकिन होगा, और दूसरा ये आखिर में जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर है, जिसका मतलब है कि यहाँ पहिए नीचे लगाने वाला इंसान सीधे उस दीवार से टकरा जाएगा। तो या तो इसका पूरी तरह से कोई अलग उद्देश्य है, या फिर बस ऐसी कुछ एक्सट्रीम व्हील चेयरिंग के लिए बनाया गया है ना मेरे दोस्त? जबकि उस लास्ट इमेज ने सीढ़ियों को एक सुरक्षित विकल्प जैसा बना दिया होगा, पर जरा इन सीढ़ियों पर गौर फरमाएं। ये मानो सीधे नरक के द्वार ले जाती हूँ। इसके पैटर्न ये परखना मुश्किल कर देते हैं कि इसका एक स्टेप कहाँ खत्म होता है और अगला कहाँ से शुरू होता है। जी हाँ, शुक्रिया, पर मैं इस मौत वाले व्हील चेयर रैंप पर ही किस्मत आजमाऊंगा। एक बाथरूम एक आरामदायक जगह होनी चाहिए जहां आप शांति और एकदम सुकून से अपना काम खत्म कर सकें। हालांकि इन शौचालयों के स्टाइल को डिजाइन करने वाला गुमनाम इंसान हमसे बिल्कुल उलट सोचता है। भैया, इतने ऊंचे दरवाजे क्यों लगाए गए हैं? ताकि पूरी दुनिया अंदर बैठने वाले का तमाशा देख सके।
यहाँ तुम सोच क्या रहे थे भैया? जी हाँ, मुझे पता है कि अमेरिकी टॉयलेट क्यूबिकल्स में बेतुके चौड़े गैप्स होते हैं जो फर्श की सफाई आसान बनने और वहाँ ऐसी वैसी चीजों को करने से लोगों को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जब इतने ऊंचे गैप बनाने थे तो फिर दरवाजे को अटैच करने की क्या जहमत उठाई? हाँ, हालांकि चीजें इससे भी खराब हो सकती थी। रोक लागे साइंस और टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय में इस डिजाइनर ने फैसला किया कि पूरी बाहरी दुनिया को सिर्फ एक दृश्य की जरूरत है, बल्कि उस बाथरूम शो को देखने के लिए एक सीट की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के लिए आप कहेंगे कि उन्हें अपने शौचालयों को थोड़ा बेहतर तरीके से डिजाइन करना चाहिए था, या कम से कम बेतुकाई सही। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सार्वजनिक बाथरूम कितने अजीब हो सकते हैं, पर वे कभी भी कुछ घरों के अंदर पाए जाने वाले वियर्डनेस से मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे ऐसे ही देख लें, रेडिट यूजर LC8 एक घर देख रहा था जब उन्होंने एक शानदार बाथरूम के नाम पर इस धब्बे को देखा। जिसने भी इसे बनाया वो स्पष्ट रूप से ये नहीं मानता है कि गोपनीयता की कोई जरूरत पड़ेगी या फिर क्रीपनेस की। कल्पना कीजिए कि आप उसी वक्त नहा रहे हैं जब कोई दूसरा इंसान शौचालय का प्रयोग कर रहा हो। छी यार। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, पर मैं अपने रिश्तों में कुछ चीजें राज रखना ही पसंद करता हूँ। माना कि निजी बाथरूम का डिजाइन जरा खराब हो सकता है, पर हमारे बीच मौजूद सभी पुरुष जानते हैं कि किसी सार्वजनिक मूत्रालय का डिजाइन उससे भी भद्दा हो सकता है। ये रहा इसका सबूत। ये एक बुरा सपना जैसा है। जाहिरा तौर पर यह किसी का ताजा रिमोल्डेड वर्क बाथरूम है। मैं सच में आशा करता हूँ कि वहां सिर्फ 2 मूत्रालय ना हो, वरना पेट खाली करने वाले 2 दोस्तों को बम से बम जोड़ना पड़ेगा ताकि उनकी धाराएं आपस में पेच न लड़ाएं भाई। उन सभी महिलाओं के लिए जो शायद समझ नहीं पाती, मुझ पर विश्वास करें, कभी कभी इतनी करीबियां अच्छी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, ठीक है, वो आखिरी डिजाइन शायद थोड़ी सी चूक हो सकती है, लेकिन ये समझना उससे मुश्किल है कि इस मूत्रालय के डिजाइन को हामी भरने वालों की गलती किसने की थी। हमारे जूतों को टपकती बूंदों से बचाने वाले कटोरे के हिस्से को हटा दिया गया है। इसे पुरुषों को कटोरे के करीब आने से प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह डिजाइन किया गया ताकि वो हल्की बरसात हर जगह ना गिरे। ये तो काफी लॉजिकल सोच है, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से इसका उपयोग करने वाले किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा स्प्लैश बैक मिलता होगा। इसलिए आप फर्श पर पेशाब गिराने के बजाय अपनी पेंट को गीला करेंगे। बहुत सही, पर मुझे इससे नफरत है। लेकिन सबसे खराब शौचालय डिजाइन का अवार्ड उन्हें मिलता है जिनमें खराब जजमेंट की ही सारी गलती हो, जैसे कि ये वाला। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया कि कौन से सस्ते नशे करके इसको बनाया गया था। शायद ये क्यूबिकल शौचालय की दीवार से सटाने के लिए बहुत ही छोटा था। हो सकता है कि फर्श में वेस्ट होल पहले से ही बना दिया गया हो और प्लम्बर एक सीट के आकार का हिसाब लगाना भूल गया। खैर, जो भी था, बस दीवार में ऐसे 2 बड़े छेदों को काटना कुछ गंभीर रेडनेक इंजीनियरिंग है। मेरा मतलब है दीवारों में रिसने वाला पानी और नमी इसे कुछ ही महीनों में एक बड़ा मोल्ड फॉर्म बनाकर रख देगी। खैर, जो भी हो, ये सच में एक निहायत ही बकवास आइडिया था। और किसी तरह ये इन ट्रेजिक शौचालय डिजाइन्स में सबसे खराबी नहीं। 2017 में लिथुआनिया में द सेलोट व्याडनस जिम्नेजियम ने अपनी नई शौचालय सुविधाओं की ये तस्वीर जारी की। इस पर नजर जाती पूरा इंटरनेट पगला गया, क्योंकि इनमें ना कोई पार्टीशन था, ना कोई गोपनीयता, और सबसे खराब कोई टॉयलेट रोल भी नहीं था। भाई, इस व्यायामशाला ने अपने मेंबर से किसकी उम्मीद लगाई थी? हाँ, उनके सामने के कटोरे पर बैठे लोगों पर नजर टिकाए रखना जब ये सावधानी से जुराबे निकालने व्यस्त हों। शुक्र है ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल ये शौचालय अभी अभी बने थे और ये इनमें पानी का इंतजाम और इनके स्टॉल बनाए जाने के इंतजार में। अब थोड़ी सांस में सांस आई भाई। दुनिया में कहीं और गहरी जांच पड़ताल की कमी से कुछ गंभीर रूप से अजीब यूरिनल डिजाइन हो सकते हैं। इस मूत्रालय को इसके दोनों ओर मौजूद बाकी 2 से 90 डिग्री तक घुमाया गया है। न जाने ऐसा क्यों। इसलिए जो कोई भी इसका उपयोग करने का साहस दिखाते हैं वो ना सिर्फ दुनिया को अपना कबाड़ दिखा रहे हैं, बल्कि वे अपने पड़ोसी के स्टॉल में भी घुसे जा रहे हैं। जैसे चाहे मर्जी से देखो दोस्तों, पर ये सच में बड़ा ही भद्दा सा है। सभी सार्वजनिक टॉयलेट डिजाइन के लिए जो आपको अनकंफर्टेबल करते हैं, कुछ निजी वालों का भी साथ है जो किसी बुरे शॉप से कम नहीं है। मैक्सिको में हर्नांडे सिल्वा आर्किटेक्टोस ने एक पुराने कैलिफोर्नियाई इमारत के टॉप पर एक पेंट हाउस बनाया जिसमें 15 मंजिला लिफ्ट शाफ्ट भी बनाया गया था, जबकि ज्यादातर सामान आर्किटेक्ट्स ने इसको चुनवाया होता था या शायद इसे स्टोरेज स्पेस में बदल दिया होता। लेकिन इस स्टूडियो ने इसके ऊपर एक बाथरूम बनाने का और एक कांच का फर्श डालने का फैसला किया, जिससे चीनी मिट्टी के सिंहासन पर बैठे किसी भी इंसान का सामना 150 फीट सीधे ड्रॉप डाउन से होगा। इससे तो जो आ रही थी वो भी डर के मारे वापस चली जाएगी। सच में मेरे भाई, शौचालय के डिजाइन चाहे जितने भी खराब हो, पर बेसिन का हाल और भी खराब हो सकता है। इंग्लैंड में एक ऑफिस ने फैसला किया कि उनके बाथरूम के सिंक को बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं और इसलिए इसको बनाया गया जो इन एडल्ट कर्मचारियों के लिए छोटे बच्चे के साइज जितना बेसिन था। ये है क्या चींटियों के लिए सिंक? या फिर हो सकता है कि इस आदमी के हाथ नॉर्मल से काफी बड़े हो। आप क्या सोचते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। हालांकि सार्वजनिक बाथरूम में एक अजीब सा छोटा सिंक सबसे खराब मुद्दा नहीं है। सोचिए आप शौचालय में घुसे और आपका अंदर सामना इससे हो गया।
यार काश मेरे पास इस बात का कोई जवाब हो कि किसी ने क्यों सोचा कि ये बनाने के लिए एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आप उस बाथरूम में कितनी भी गंदगी कर लें, वो उस सिंक में अपने हाथ धोने लायक कभी नहीं होगा। जबकि वो आखिरी सिंक बिल्कुल भयानक था। मुझे एक अलग कारण से परेशान करता है, कोई उस कोण पर एक कैबिनेट क्यों बनाएगा जिससे वो कमरे के बीच में आ जाए। शायद ये साफ सफाई के लिए मेरी ज़रूरत है, लेकिन मुझे नफरत है कि ये दीवार में बाकी हिस्सों की तरह अंदर क्यों नहीं बनाया गया है। जब इसे रेडिट पर पोस्ट किया गया तो एक किचन डिजाइनर ने कमेंट किया कि इस इंसान ने बिना इसके आकार की जांच किए डिशवॉशर खरीदा और इसे वहां चेपने की कोशिश की होगी। ये महसूस करने के बाद कि ये फिट नहीं है और कैबिनेट को फिर से तैयार करना महंगा पड़ेगा, उन्होंने जबरदस्ती इसे एक कोण पर अटका दिया होगा और ऐसे जताया जैसे कुछ भी गलत नहीं था। खैर, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि वो बहुत ही गलत था, बहुत ही गलत, और शायद सबसे ज्यादा खराब भी। रुको, नहीं, ये सबसे बुरा नहीं है क्योंकि कतार में अभी ये वाले जनाब भी हैं। ठीक है, मेरे साथ रहो ताकि ऐसा महसूस ना हो कि मुझे दौरा पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पानी की आपूर्ति की समस्या थी। वॉशिंग मशीन को काम करने के लिए इसे पानी की आपूर्ति और पानी निकालने वाली पाइप से जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि अगर आपकी प्रॉपर्टी में सीमित जल आपूर्ति पॉइंट है, लेकिन फिर भी आप सच में वॉशिंग मशीन चाहते हैं तो आपको समझना होगा, और इसलिए वो मैं अनुमान लगा रहा हूँ इस व्यक्ति के पास उनके बाथरूम से जुड़ी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो अब उनकी दीवार में आराम से रहती है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये मशीन अब उसके घर को भी वाइब्रेट मोड पर डाल देगी। अब आप सोचेंगे कि खेल के मैदानों को डिजाइन करना बहुत आसान होगा, बस कुछ मंकी बार, स्लाइड और सीसा को जोड़ दें और आपका काम हो गया। जब तक आपने अपना खेल का मैदान बनाने के लिए किसी साइकोपैथ को काम पर नहीं रखा है, जिस स्थिति में आपको कुछ इस तरह की स्लाइड मिलती है, मुझे हर उस छोटे लड़के के लिए बहुत ही अफसोस होता है जिसने इस डर्पी स्लाइड आउट का यूज किया। बाप रे भैया, एक आम स्लाइड क्यों नहीं बनाई जिसके किनारे हो, मेरा मतलब जो कुछ ऐसा दिखता हो। मैं अपने शब्द वापस लेना चाहूंगा। ये स्लाइड नहीं है, ये तो मौत का कुआं निकला। आप पैरों पर पेंट की रेखाओं से समझ सकते हैं कि इसे जमीन से बाहर निकाला गया। अगर वे जमीन में होते तो मुझे लगता है कि स्लाइड खुद ही सही कोण पर आ जाएगी, जिससे ये मौत के जाल की तरह नहीं दिखेगी। पर दूसरी ओर इस वाले को सही ठहराना पूरी तरह से नामुमकिन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखूं, ऐसा लगता है कि इसे 90 डिग्री की सीधी गिरावट के लिए डिजाइन किया गया। इस खेल के मैदान की सवारी को शायद बेबी की पहली सिर की चोट भी कहा जाता होगा मेरे भाई। अब भले ही मेरा बच्चा उस स्लाइड से अपना सर पटक कर सिरदर्द से जूझे, वो बेहतर है और मंजूर भी। बस कोई इस वाले को उसकी नजर से हटा दो मेरे भाई। इस मिस्टर केले को सच में किसी भी सार्वजनिक खेल के मैदान के 100 फीट के अंदर आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। उस बेतहाशा बेतुकी स्लाइड प्लेसमेंट के लिए धन्यवाद, लेकिन ये हमेशा और भी खराब हो सकता है। फोटोशॉप की पावर को नमन है मेरे भाई। हे भगवान, इन बातों के बारे में कोई कैसे सोचता है। एक पनीर ग्रेटर स्लाइड। वर्कआउट करना आपकी फिटनेस में सुधार करने, अपने शरीर के आकार को बदलने और रिप्ड होने का एक शानदार तरीका है। आप जानते हैं कि ये क्या नहीं कर सकता? जी हाँ, ये आपकी रेस नहीं बदल सकता। हालांकि ये फिर भी ऑस्ट्रेलिया में उस फास्ट फिटनेस नाम के एक पुराने व्यवसाय को विज्ञापन देने से नहीं रोक पाया, जिसने दावा किया कि ये बिल्कुल मुमकिन है दोस्त। अब भाई, या इस जिम और विज्ञापन एजेंसी के बीच में बड़ा वाला मिसकम्युनिकेशन था, या फिर ये सदी का सबसे बड़ा बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे भाई। विज्ञान कहता है कि ज्यादा सुडौल चेहरे वाले लोगों को उन लोगों की तुलना में ज्यादा आकर्षक माना जाता है जो मेरी तरह अनसिमेट्रिकल है। मुझे यकीन है कि इसमें कोई सच्चाई है, लेकिन जब आपका इस तरह के शॉप डिस्प्ले से सामना होता है तो आप थोड़ा चकरा जाते हैं। सौभाग्य से ये इस मॉडल के चेहरे के एक तरफ की एक मिरर इमेज है। अरे नहीं यार, ये पुरुष की महिला बनने की कोशिश नहीं है। इन अलमारियों के किनारों पर इस अजीब चौड़े चेहरे को देखने की कल्पना करें, ये मानते हुए कि ये सिर्फ एक डिजाइन का दोष था। पर ज्यों ही आप पीछे घूमे तो आप बिल्कुल सेम चेहरे वाली एक महिला को अपने बगल में खड़ा पाते हैं। भगवान आपका भला करे। क्या आपको कभी थोड़ी प्राइवेसी के लिए अपने दरवाजे को बंद करने की जरूरत पड़ती है? अरे बस शुक्र मनाओ कि आप इस घर में नहीं रहते। एक नहीं बल्कि 2 ताले होने के बावजूद इन तालों को लगाने वाला मास्टरमाइंड ये भूल गया कि भैया ये तो एक स्लाइडिंग डोर है। हाँ, यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं मिलेगी। या शायद इस परिवार ने किसी को बस प्राइवेसी का दिखावा करने के लिए भुगतान किया था। अगर ऐसा है तो इस आइटम ने अपना पूरा पैसा वसूल किया है मेरे भाई। जब कोई प्रोडक्ट बेतुकी पैकेजिंग में आते हैं तो क्या इनसे ज्यादा कुछ और निराशाजनक हो सकता है? जैसे कि जब अमेज़न कुछ ऐसा डिलीवर करे जिसमें डब्बा अपने असल प्रोडक्ट से 100 गुना बड़े आकार का हो, या जब आप कोई ऐसी चीज खरीदे जो ज्यादातर खाली हो। ऐसे बनाया जाता है मानो अंदर और भी बहुत कुछ होगा। खैर, हमारे अद्भुत दर्शकों में से एक जेम्स इनेस को उन सभी की सबसे खराब एग्जाम्पल मिली है। उसने मुझे इस तस्वीर के माध्यम से कुछ दवाएं भेजी हैं जिन्हें उसे लेना था। बस यहाँ एक चीज है, ये गोली है जो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पैकेजिंग की 4 अलग अलग परतों के साथ आती है।
भाई, ब्लिस्टर पैक में क्या बुराई थी? हर एक गोली को इस तरह से अलग-अलग पैक और प्रोटेक्ट क्यों करना पड़ गया? मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूँ जिन्हें इन गोलियों से कम सुरक्षा मिली होगी। क्या इसके पीछे कोई खतरनाक सा चिकित्सा कारण है जिसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। दोस्तों, भले ही उस गोली की पैकेजिंग जितनी मर्जी बेकार थी, पर मुझे कुछ मिला है जो उससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। इसे आईलाइनर का डिब्बा कहा जाता है, लेकिन असल में यहाँ आईलाइनर के नाम पर उस सिक्के के आकार की डिप्ट है जो मुश्किल से इसका एक तिहाई हिस्सा बनाती है। बाकी क्या पता वो बड़ा डब्बा लोगों को इसे पकड़ने की मदद के लिए हो। कंपनी को क्या दिक्कत थी अगर वो उस जगह को बर्बाद करने के बजाय पूरे बर्तन को आईलाइनर से भर देते? हाँ, मुझे इतना पागल क्यों बना रहे हैं? मैं तो आईलाइनर भी नहीं लगाता, खासकर संडे को तो बिल्कुल भी नहीं। आईलाइनर की बात करें तो पांडा की वो बड़ी काली आंखों की खूबियां इसे बहुत से सामानों की बिक्री के लिए एक परफेक्ट जानवर बनाती हैं। लेकिन जब इंसान ने कुछ मजेदार दिखने वाले पांडा कैंडी खरीदी तो उनको वहां पर बस निराशा ही हाथ लगी। किस घटिया डिजाइनर ने सोचा कि सिर्फ पारदर्शी पैकेजिंग पर ही एक पांडा को प्रिंट करने का अच्छा आइडिया था? इसके बिना ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि कभी पांडा पॉप का हिस्सा था। मुझे लगता है कि ये डिजाइनर कंज्यूमर से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा था। भाई, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कुछ उठाया, उसका इस्तेमाल किया और बाद में पता चला कि ये कुछ और ही है? जी हाँ, भगवान भला करे, पर मैं तो लाखों दफा अपनी अंडरआर्म्स में डिओड्रेंट की जगह शेविंग क्रीम लगा बैठा हूँ। पर इससे दुनिया थोड़ी खत्म हो जाती है। लेकिन ये सोचकर चुनना इसको कि ये कोई स्वादिष्ट ड्रिंक है और फिर पीने की कोशिश करने से पक्का हो जाएगी। भले ही इसका रंग और नाम इसे एक स्वादिष्ट ऑरेंज ड्रिंक की तरह पेश करे, पर असल में ये एक फ्लोर क्लीनर है जनाब। हाँ, एक वर्जित संतरे का रस, वो भी अब ब्लीच के एक्स्ट्रा स्वाद के साथ। वाह! एक लाइसेंस वाला आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको कई परीक्षाएं देनी होंगी और कड़ी मेहनत से अर्जित डिग्री हासिल करनी होगी। तो आप सोचते होंगे कि ज्यादातर आर्किटेक्ट स्मार्ट होंगे, है ना? खैर, शायद जिसने इंडियाना पुलिस में इस घर को डिजाइन किया था उसका दिन खराब चल रहा था। उन्होंने इसे इस तरह से डिजाइन किया था कि सामने की तरफ डबल दरवाजे के दो सेट हों। बहुत ही अजीब विकल्प, लेकिन जरूरी है। ये देखते हुए कि उनमें से एक कैसे सीढ़ियों के एक विशाल सेट से ब्लॉक होकर रह गया है। काश मैं उस आर्किटेक्ट के चेहरे को तब देख पाता जब उसे एहसास हुआ होगा कि उसने ये क्या कर डाला था। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि इस जगह के साथ और क्या गलत हो सकता है। फिर भी इतना बुरा नहीं जितना ही कुछ डिजाइन जो आपको सार्वजनिक भवनों में मिलते हैं। ये स्कूल छत में एक पंखा लगाने में कामयाब तो रहा, पर बिना ये महसूस किए कि ब्लेड को बेवकूफी से बाधित किया गया है। या असल में शायद कोई फैन हो ही ना। शायद ये स्कूल का कोई खुफिया डिवाइस हो जो एक बटन को दबाने से ही उन सपोर्ट बीमों को चीर फाड़ कर पूरे स्कूल को नीचे गिरा सकता हो। लो जी, हो गई समस्या हल। हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस मॉल में भी उसी तरह का आत्मविनाश करने वाला तंत्र मौजूद हो, वरना मैं खुद इसकी ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हूँ। अरे यार, भगवान की इस हरी भरी धरती पर कोई क्यों इस तरह से लाइट के रो लगवाएंगे? क्या उन्हें समान रूप से स्पेस देकर उन्हें एक ही लाइन में लगना इतना मुश्किल था? मेरा वो हिस्सा जो साफ सुथरी रेखाओं को पसंद करता है मेरे अंदर से माथा पीट पीट कर चिल्ला रहा भाई। जबकि उस लाइट का डिजाइन एक बर्बादी से ज्यादा और कुछ भी नहीं था। यहाँ कम से कम प्रयास करने का प्रयास तो किया गया था। अभी भी स्कूलों पुस्तकालयों जैसे पब्लिक भवनों में दीवार वाली घड़ियां मुख्य प्रणाली से जुड़ी हुई हैं। ये बढ़िया है अगर आप अक्सर बैटरी बदलना भूल जाते हैं तो। पर यह भयानक होगा अगर आपको उनके सामने कुछ बनाने की जरूरत पड़ जाए, जैसे कि ये बड़ा और शानदार पोल जिस किसी ने भी अपना समय उस खंभे पर पेंटिंग करने और घड़ी की संख्या जोड़ने में बिताया, उसके पास पहले से ही मुझसे कहीं ज्यादा धैर्य और समझ है। मुझे आश्चर्य है कि जिस इंसान ने उन अनमूवेबल घड़ियों को बनाया है, क्या उसने भी इस चिन्ह को ना हिलाने का फैसला किया है? मिनियापोलिस सेंट पॉल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर पाया गया ये कोई टेम्पररी निर्माण कार्य लगता है और पूरी तरह से एक इमूवेबल साइन के कारण यह अविश्वसनीय सा समझौता हुआ होगा। मैं ये मानना चाहता हूँ कि लोग ये समझने के लिए इतने स्मार्ट हैं कि ये संकेत क्या कहना चाहता है। मुझे लगता है कि हवाई अड्डे कर्मचारियों को दिशाओं के लिए बार बार तंग किया जाता होगा, क्योंकि ये साइन आधा ही चिप दिया गया था। जबकि हम हवाई अड्डों के विषयों पर हैं, तो क्या आपने कभी विमान में विंडो सीट बुक की है और वहां जाने पर आपको खिड़की का कोई नामो निशान तक ना मिला हो? ठीक है, अगर आप पहले से ही नहीं जानते तो विंडो सीट बुक करना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको विंडो मिल जाएगी। अगर आप किफायती उड़ान भर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विमान इस हिस्से को हर उड़ान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इससे एयरलाइंस को ज्यादा से ज्यादा पैसा छापने बहुत मदद मिलती है। बहुत से विमानों को सीटों में एक्स्ट्रा रोज फिट करने के लिए सालों से मॉडिफाई और रीफिट किया गया है, इसलिए उनकी खिड़कियां हमेशा अंदर की सीटों की रोज के साथ लाइन अप नहीं होती। ऐसा लगता है कि मैं अब गलियारे की सीटें ही बुक किया करूंगा भाई। क्या आपने कभी एक कमरे में इतनी ज्यादा गर्मी महसूस की है कि आपने सभी खिड़कियां खोल दी हो? ठीक है, जब आप अपनी हवा का आनंद ले रहे हो तो उस गरीब आदमी के बारे में सोचें जिसके घर में ऐसी दो खिड़कियां बनाई गई थी। बंद हो तो वे
ठीक दिखते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें रखा गया ना, उससे एक वक्त पर बस एक कोई खोला जा सकता है। अरे भाई, ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। कहाँ से आते हैं ऐसे डिजाइनर लोग, भगवान उन्हें सच में इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। इस पॉइंट पर लगभग सभी जिंदा लोग ये जानते हैं कि ये क्या है। जी हाँ, लेटरल फ्लो टेस्ट। आपके नथुने और टॉन्सिल में जबरदस्ती ठूंसने के बाद इस स्वैब को किसी स्टेरल घोल में डुबाया जाता है। फिर इस चीज पर कुछ बूंदे डालते हैं और कुछ ही मिनटों में आपको पता चल जाता है क्या आप कोविड-19 के शिकार हुए या नहीं। एक लाइन हो तो बढ़िया और 2 लाइन हो तो खराब। आप सभी आई कहानी जानती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक के केसिंग के अंदर क्या हो सकता है? क्योंकि इसे खोलना काफी ज्यादा हैरान करता है। क्या उस प्लास्टिक में कागज की बस एक नन्ही नन्ही सी पट्टी है? ये देखते हुए कि दुनिया भर में इनसे अरबों टेस्ट किए गए हैं और सिर्फ नेगेटिव वालों को ही रिसाइकिल किया जा सकता है। ये तो प्लास्टिक की बड़ी तबाही हुई है ना। पर्यावरण के लिए एक बड़ी मिडिल फिंगर की तरह दिखने के बावजूद इन परीक्षणों को असल में बहुत ही पर्पसफुली डिजाइन किया गया है। पट्टी जब सीधी रखी जाए तो ये अच्छे से काम करती है। रिजल्ट्स आसानी से बताए जा सकते हैं। बूंदें हमेशा एक खास जगह पर ही गिरती हैं और इसकी लंबाई काफी होती है ताकि जो बूढ़े हैं या विकलांग हैं वे भी उन्हें आसानी से संभाल सकें। ये सुनकर अच्छा लगा कि किसी प्रोडक्ट को इतने सारे फैक्टर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, भले ही पर्यावरण इसके लिए हमसे नफरत करता हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इनमें से कौन से डिजाइनर को कॉमन सेंस से मजाक करने के लिए नर्क जाने की जरूरत है? और क्या आपका भी कभी किसी बेतुके डिजाइन से सामना हुआ है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।